गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज है 24 जनवरी 2024। आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं इस पहले क्वेश्चन के साथ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन हैं जो भारत की 5 दिन की यात्रा पर आए हैं? तो इसका राइट आंसर है डेनिस फ्रांसिस। डेनिस फ्रांसिस ये भारत के 5 दिन की यात्रा पर आए हैं। ठीक है ना। तो ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के ये 5 दिन की यात्रा पर भारत आए हैं। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल समझते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78वें सदस्य सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस 5 दिन की यात्रा पर भारत आए हैं। उनकी यात्रा से भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ के संबंध और अच्छे मजबूत होंगे। कहता है कि और ये फ्रांसिस जो है, इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम डेनिस फ्रांसिस, याद रखिएगा, डेनिस फ्रांसिस। तो डेनिस फ्रांसिस 26 जनवरी को महाराष्ट्र में राजकीय अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस परेड में भी शामिल होंगे, है ना। महाराष्ट्र की राजधानी जो मुंबई है वहां पे ये शामिल होंगे। डेनिस फ्रांसिस का संबंध किस देश से है? तो डेनिस फ्रांसिस का संबंध दक्षिण अमेरिका में स्थित त्रिनिदाद व टोबैगो देश से है। अब जानिए संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में कि क्या कब इसकी स्थापना हुई थी यूनाइटेड नेशन का। तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। तो इसकी स्थापना दिवस या यूनाइटेड नेशन दिवस कब मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो आप इसका राइट आंसर याद रख सकते हैं कि 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। इसमें सदस्य देश कितने हैं? तो सदस्य देश 93 है, 193 है। सदस्य देश कितने हैं? तो 193। इसमें कितनी भाषा को मान्यता प्राप्त है? तो रूस, रशियन लैंग्वेज, इंग्लिश, फ्रेंच, अरबी, चीनी और स्पेनिश लैंग्वेज को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में और भी पॉइंट जानिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव अभी वर्तमान में कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस, ये पुर्तगाल देश के हैं। एंटोनियो गुटेरेस किस देश से आते हैं? तो ये पुर्तगाल से आते हैं, अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। इसका मुख्यालय यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका मेन थीम क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, है ना। और हमारे आर्टिकल्स 51 में भी अंतर्राष्ट्रीय शांति को लेकर के चर्चा की गई है। ठीक है, अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख 6 अंग होते हैं, याद रखिएगा। सबसे पहला जो अंग है, वो फर्स्ट जो अंग होता है वो होता है महासभा। दूसरा अंग होता है आर्थिक सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। एक और होता है सुरक्षा परिषद। क्या होता है? सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद और सचिवालय। इस प्रकार से 6 इसकी अंग है, यूनाइटेड नेशन के 6 अंग है। इसे भी हम लोग को याद होना चाहिए। तो आप लोग इसे कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा कि यूनाइटेड नेशन के प्रमुख अंग क्या क्या होंगे। तो इसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन करके आया, तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन बन करके आया वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? तो वो फर्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है जो 5 दिनों की भारत पर यात्रा पर आए हैं? तो डेनिस डेनिस फ्रांसिस। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन क्या निकल के आएगा? तो इससे कहाँ ये शामिल होने वाले हैं? तो महाराष्ट्र के, है ना, ये गणतंत्र दिवस परेड में भी शामिल होंगे। चौथा क्वेश्चन क्या निकल के आएगा? तीसरा क्वेश्चन क्या निकल के सामने आएगा? तो तीसरा क्वेश्चन डेनिस फ्रांसिस कहाँ के निवासी है? तो त्रिनिदाद व टोबैगो। चौथा क्वेश्चन क्या आएगा? त्रिनिदाद व टोबैगो
किस कॉन्टिनेंट में है? तो आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। पांचवा क्वेश्चन क्या निकल कर आएगा? तो पांचवा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945। इसमें सदस्य देश कितने हैं? 193। इसमें 6 भाषा को मान्यता प्राप्त है। अब 6 भाषा कौन कौन है याद रखिएगा? रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी और स्पेनिश। याद रखोगे? सबसे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन करके सामने जो आने वाला है, और वो है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव इस बार कौन है? तो पहले थे इसके पहले बान की मून, और अभी एंटोनियो गुटेरेस हैं। एंटोनियो गुटेरेस किस देश से संबंध है इनका? तो एंटोनियो गुटेरेस का संबंध पुर्तगाल से है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखोगे न्यूयॉर्क में, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। ठीक है ना? इसका ऑब्जेक्टिव याद रखोगे। चलिए, तो आज का हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? आज का हमारा जो टॉपिक है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। अब ये समझना है पराक्रम दिवस, तो याद रखिएगा 23 जनवरी को पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। 23 जनवरी को और कौन सा तिथि मनाया जाता है? तो याद रखोगे किसके जन्मदिन पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर यह पराक्रम दिवस मनाया जाता है। चलिए, तो हम पराक्रम दिवस के बारे में और भी डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे है कि नेताजी, इनको सुभाष चंद्र बोस का उपनाम नेताजी भी है। आप ये भी क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये हमारे नेताजी हैं सुभाष चंद्र बोस। ठीक है ना? ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग्स करते थे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। पराक्रम दिवस के रूप में, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 को हुआ था। 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस की जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और कहता है कि 18 अगस्त 1945 को एक, है ना, ये पूरा कंफर्म नहीं डेटा है कि इनका मृत्यु कैसे हुई थी, लेकिन एक याद रखिएगा, यही अब हम लोग को जानने को मिलता है कि 18 अगस्त 1945 को, इसका डेट याद रखिएगा बिल्कुल। 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में ताइवान में इनकी मृत्यु हो गई थी। जो चीन, ये वाला चीन का एरिया था और बीच में छोटा सा एक टापू था, ये ताइवान। ठीक है ना? तो यहीं पे इनका मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ताइवान की राजधानी ताइपे है, याद रखिएगा। कहता है इनकी एक प्रसिद्ध स्लोगन्स है, क्या? तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्या इनका स्लोगन है? तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। याद रखिएगा। 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने किया था। और 1943 में ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज भी बनाई थी। सिंगापुर में इन्होंने क्या बनाया था? आज़ाद हिंद फौज। ठीक है ना? तो इस प्रकार से सेकेंड क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं दूसरा क्वेश्चन का, तो देखिए इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, जस्ट अ मिनट, है ना, इससे जो क्वेश्चन बन के आएगा वो पहला क्वेश्चन है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखोगे, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? पराक्रम दिवस किनके जन्म पर मनाया जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म पर मनाया जाता है, जन्मदिन पर। तीसरा पॉइंट क्या निकल करके आएगा? तीसरा पॉइंट में ये होगा कि नेताजी किनका उपनाम है? तो सुभाष चंद्र बोस का। इनका स्लोगन क्या है? तो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना और 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। क्लियर है? और इनकी मृत्यु कब हुई थी बच्चों? तो 18 अगस्त 1945 को। याद रखिएगा, 18 अगस्त 1945 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई थी और इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को। ठीक है, आई होप आपको इतना बातें याद हो गई होगी। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और, इनकी जो एक आत्मकथा है
इनकी जो आत्मकथा है वो है द इंडियन स्ट्रगल। बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी। इसका मतलब होता है कि अपनी जीवनी खुद लिखना। 38 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, लेकिन 39 में जो त्रिपुरी जो अधिवेशन हुआ था उसकी उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। तो आज का ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहता है कि भारतीय मैराथन धावक मानसी ने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में कौन सा मेडल जीता है? तो ये गोल्ड मेडल जीते हैं। कौन सा मेडल जीते? गोल्ड मेडल जीते हैं। यह चैंपियन हांगकांग में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? याद रखिएगा, हांगकांग में आयोजित किया। चीन अपवर्तित देश जो है हांगकांग, यहाँ पे ये आयोजित किया गया है। ठीक है ना। मान सिंह ने 2 घंटे 14 मिनट 19 सेकंड में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में ये पदक जीता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में जान जाइए, है ना। रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। ये विश्व के पहले बल्लेबाज बने हैं। ठीक है ना। विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर आर प्रागानंद भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने हैं। ये मैंने करंट अफेयर में पहले ही पढ़ा दिया था। ठीक है। तो कोई चीज और है उसको आप पढ़ लीजिएगा बिल्कुल। आज का ये क्वेश्चन 4 हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किस ग्रुप ने अगले 5 वर्ष के लिए IPL टाइटल्स स्पॉन्सरशिप हासिल की है? तो जिंदल ग्रुप, GMR ग्रुप या टाटा ग्रुप या जेपी ग्रुप। तो इसका राइट आंसर हो गया टाटा ग्रुप के द्वारा ये IPL अगले 5 वर्ष के लिए स्पॉन्सर करेगी यानी प्रचार करेगी। तो इस प्रकार से टाटा IPL देखने को मिलेगा। ठीक है। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड ने 2024 से लेकर के 2028 तक यानी आने वाले 5 सत्रों IPL के लिए, इंडियन प्रीमियर लीग के लिए, है ना, टाइटल्स स्पॉन्सरशिप हासिल किया है। यानी अब आपको IPL टाटा आपको प्रचार में ऐड में ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इतने बातें आपको याद रखनी है। 5 साल के लिए IPL मीडिया अधिकारों का मूल्य 1750 करोड़ रुपया है। इससे पहले टाटा ग्रुप ने 2022-23 के लिए वीवो कंपनी से टाइटल्स स्पॉन्सरशिप हासिल किया था। इसके पहले वीवो IPL था। ओके, याद रखिएगा 22-23 में क्या था? वीवो IPL स्पॉन्सरशिप के रूप में। ठीक है ना। कुछ टीम की अगर बात कर ले तो कौन कौन सी टीम चैंपियन बना था पिछले कुछ सालों में, तो 2023 से स्टार्ट कर लो तो चेन्नई सुपर किंग टीम विजेता हुआ था और उप विजेता गुजरात। ठीक है, हमें विजेता याद रखनी है। फिर इसके पहले 22 में गुजरात टाइटल्स, फिर चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये सब चीज़ें तो याद होगी ही। चलिए आगे चलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्ट्रॉक IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। ये 24.75 करोड़ रुपया में ये कोलकाता नाइट राइडर्स ने इनको खरीदा है। सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। और भारत की ओर से हर्षल पटेल को 11.75 करोड़ रुपया में ये किंग्स 11 पंजाब जो प्रीति जिंटा की जो टीम है उसके द्वारा खरीदा गया है। और कोलकाता नाइट राइडर्स की जो टीम है वो शाहरुख खान की है। ठीक है। तो आज का ये क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने की पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो गया पुणे में। कहाँ किया गया? पुणे में। अब देखा जाए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पुणे में अल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने की पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किया है। ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्री, भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्री जी हैं, जिनका नाम क्या है? हरदीप सिंह पुरी। याद रखिएगा, हरदीप सिंह पुरी। इस परियोजना में विमान के लिए जो ईंधन होता है इसका उत्पादन किया जा सकेगा। यह परियोजना पुणे के पास एक जगह है जिसका नाम पीरंगुट औद्योगिक स्टेट
में स्थापित किया गया है, पुणे में यानी महाराष्ट्र में। ओके, चलिए, तो आपको ये चीज़ें अभी कंप्लीट करनी है जो 2023 में प्रथम बार हुआ है। तो भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनाया गया है लखनऊ को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनाया गया है। एआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। दूसरा है कि स्टैम्पर पेपर के कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य ये पंजाब है। आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला पहला देश भूटान है, ठीक है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट देखिए, जम्मू कश्मीर में डल झील, बुल्लर झील, कर्नाटक में कौन सा झील है? तो उलसूर झील, मणिपुर में लोकटक झील जो तैरता हुआ, मेघालय में उमियम झील, उड़ीसा में चिल्का झील। ये सब बातें आपको याद रखनी। चलिए, तो अभी जो हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देख रहे थे कि एल्कोहल से क्या बनाया जाएगा? तो एल्कोहल से बनाया जाएगा जेट ईंधन। क्या बनाया जाएगा? जेट ईंधन, मतलब एरोप्लेन में डलने वाला जो ईंधन होता है उसको बनाया जाएगा। तो इसकी जो कंपनी की कारखाना कहाँ लगी है? तो ये पुणे में महाराष्ट्र में लगी है। किसने इसका उद्घाटन करा? तो फिर भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी। याद रखिएगा, भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री जी अभी कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी जी हैं। कौन है? हरदीप सिंह पुरी जी। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 6 याद करते हैं। सऊदी अरब ने जॉय अवार्ड्स 2024 से किसे सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर हो गया आलिया भट्ट को। किसको सम्मानित किया गया है? तो आलिया भट्ट को, ठीक है। तो एक आलिया भट्ट अभिनेत्री है, भारत की अभिनेत्री है, उनके बारे में अब चलिए आगे डिटेल्स देखते हैं, है ना। तो आप इनको पहचान ही रहे होंगे कि ये आलिया भट्ट जी हैं, ठीक है ना। ये हमारी देश की एक्ट्रेस है। तो अभिनेत्री आलिया भट्ट सऊदी अरब के जॉय अवार्ड्स 2024 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि जॉय अवार्ड से प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? आलिया भट्ट, ठीक है ना। याद रखिएगा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ये पॉइंट बनेगी आलिया भट्ट के बारे में। और देखते हैं इसके बारे में और इम्पोर्टेंट। अब सऊदी अरब के बारे में जान जाइए। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? तो रियाद है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद। आप देख सकते हो मैप में, ये सऊदी अरब। यहाँ पे आप अगर चर्चा करोगे तो ये जगह को मेडिटेरेनियन सी बोलते हैं। ये हो जाएगा आपका रेड सी, ठीक है। यहाँ पे बाब अल मंदेब है, ये पर कौन सा जगह है? जो स्ट्रेट है वो बाब अल मंदेब है, ठीक है ना। ये हो गया अरेबियन सी, यहाँ से कुछ हिस्सा जाएंगे, ये पाकिस्तान वाला रीजन है, तो इधर भारत होगा, ठीक है। तो आप इसको समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे सिनाई पेनिनसुला है, सिनाई पेनिनसुला है, याद रखिएगा। ये कौन सा पेनिनसुला कहलाता है? तो ये सिनाई पेनिनसुला कहलाता है। चलिए, तो सऊदी अरब की राजधानी देख लीजिए। सऊदी अरब की करेंसी की अगर बात किया जाए तो इसकी करेंसी रियाल है। सऊदी अरब की करेंसी क्या है? रियाल है। इसके अभी प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री तो मोहम्मद बिन सलमान। सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान है, ठीक है ना। और एक्सपो के बारे में याद रखना बहुत ज़रूरी है। भारत एक्सपो के बारे में आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद में, है ना, वर्ल्ड फेयर आयोजन किया गया था एक्सपो के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ और पुरस्कार यहाँ पे दिया हुआ है। इस पुरस्कार को आप लोग बिल्कुल वीडियो को पॉज करके और पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे नहीं है। आज का ये क्वेश्चन नंबर 7 जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसकी मैं चर्चा क्लास में और अच्छे से रिवीजन के साथ करवा ही देता हूँ, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ममनी महोत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। चलिए, अब इसके बारे में और देखते हैं। कहता है कारगिल के पर्यटन विभाग ने चिकतन में, पर्यटन विभाग में एक जगह है लद्दाख में चिकतन, कौन सा? चिकतन में लद्दाख के ममनी उत्सव का आयोजन किया गया।
यह उत्सव जातीय खाद्य उत्सव भी कहा जाता है। इस उत्सव को क्या कहा जाता है? जातीय खाद्य उत्सव। ममनी उत्सव लद्दाख के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है, यानी यहाँ के ये फेस्टिवल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए और इसके बारे में समझते हैं कि लद्दाख में और कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो एक तो था पहले ममनी त्यौहार, ममनी उत्सव याद रखोगे, ममनी उत्सव। दूसरा है हेमिस उत्सव, लोसर तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। लोसर को आप कॉपी में बिल्कुल राइट डाउन कर सकते हैं कि लद्दाख का जो एक त्यौहार है लोसर मनाया जाता है, ठीक है ना। तो एक हो गया फ्योंग, तसेग्रुप, सिंधु दर्शन, और यहाँ पे जो क्वेश्चन बन रहा था वो है ममनी उत्सव, ठीक है। तो एक ममनी याद रखोगे ध्यानपूर्वक और दूसरा है लोसर। ममनी और लोसर ये लद्दाख का प्रमुख त्यौहार में से एक है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा सालार जंग अभ्यारण्य संग्रहालय, ये सालार जंग संग्रहालय कहाँ है? तो सालार जंग संग्रहालय ये हैदराबाद में अवस्थित है ना। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन ही निकल के आ गया। ये तो करंट नहीं स्टैटिक्स पोर्शन से थे, लेकिन चलिए इसके बारे में कुछ करंट समझते हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री, तो आपको ये लाइन याद रखना है, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री अभी कौन है? तो जी किशन रेड्डी। कौन है? जी किशन रेड्डी, जो हैदराबाद के सालार जंग संग्रहालय में 5 नई दीर्घाओं का उद्घाटन किया है, यानी 5 नया और यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। चलिए और बातें समझते हैं कि यह संग्रहालय में ईसा पूर्व के दूसरी शताब्दी की 40 मूर्तियां हैं। देख सकते हैं आप कि किस ढंग से स्कल्पचर्स यहाँ पे लगाए हुए हैं, जो ईसा पूर्व के 40 है ना, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में। यूरोपीय कांस्य गैलरी में, ठीक है ना, 100 कांस्य मूर्तियां हैं और यूरोपियन संगमरमर गैलरी में 50 संगमरमर की मूर्तियां स्थापित किया गया है। तो सालार जंग संग्रहालय कहाँ है? हैदराबाद में। आपको ये लाइन याद रखना है, सालार जंग बार बार अभ्यारण्य कहा जा रहा है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ है? हैदराबाद में। और हमारे भारत के केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी। कौन है? जी किशन रेड्डी। ये 2 पॉइंट आपको याद रखनी है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट समझते हैं। भारत के प्रमुख संग्रहालय, तो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है, सरकारी संग्रहालय चेन्नई में है, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय दिल्ली में है, ठीक है ना। चलो आज का हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कैलिफोर्निया जो अवस्थित है यूएसए में, कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कैलिफोर्निया यूएसए के 2 सरकारी स्कूलों में किस भाषा को विश्व भाषा के रूप में शामिल किया गया है? तो हमारे देश में बहुत गर्व की बात है कि यहाँ पे हिंदी को शामिल किया गया है, ठीक है ना। हिंदी को शामिल किया गया है विश्व भाषा के रूप में। वहाँ के जो सरकारी स्कूल है विश्व भाषा के रूप में शामिल किया गया है यूएसए के द्वारा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो देश की लैंग्वेज है जो है ना, राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है, राजकीय भाषा जो हिंदी है उसकी हम लोग यूनाइटेड नेशन की 2 सरकारी स्कूलों में भी शामिल कर लिया गया है। चलिए तो भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोग अपने बच्चों को स्कूलों में हिंदी पढ़ाने की मांग कर रहे थे, ठीक है ना। तो इसको वहाँ शामिल कर लिया गया है। ओके, अमेरिका के बारे में जानिए कि भारत अमेरिका के सिएटल में नया वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। सिएटल अमेरिका के एक प्रांत है, राज्य है जिसका नाम सिएटल है। वहाँ पे अपना वाणिज्यिक जो दूतावास होगा, ठीक है ना, वहाँ पे ये ओपन करने की बात किया जा रहा है। ओके, स्टेटिस्टा के अनुसार फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में अमेरिका शीर्ष पर है। फरवरी 2024 तक 31 MU-9B ड्रोन भारत अमेरिका से खरीदेगा, ठीक है। आज का ये क्वेश्चन लास्ट है। भारत और नाइजीरिया किस कॉन्टिनेंट में है? तो आपको याद रखना होगा कि नाइजीरिया अफ्रीका में है। तो भारत और नाइजीरिया संयुक्त राष्ट्र आयोग की बैठक
किसका अध्यक्षता किसने की है? तो डॉक्टर एस जयशंकर। किसने किया है? डॉक्टर एस जयशंकर। अब डॉक्टर एस जयशंकर भारत के कौन है? तो भारत के ये याद सॉरी डॉक्टर एस जयशंकर अभी भारत के विदेश मंत्री हैं। याद रखिएगा, ये भारत के विदेश मंत्री हैं। तो भारत में तो नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर का ही बोलबाला ज़्यादा है ना। एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं, ये 19-20 जनवरी 2024 को कंपाला, जो युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 19वें शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के पहले शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था। याद रखोगे, कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। और ये 19वां है, युगांडा में हो रहा है, कंपाला, युगांडा की राजधानी कंपाला में हो रहा है। ओके, कहता है इसके बाद 21 से 23 जनवरी तक नाइजीरिया की यात्रा पर रहेंगे। नाइजीरिया, ठीक है। चलिए, तो यह विदेश मंत्री की नाइजीरिया की पहला यात्रा है, ठीक है ना। तो ये अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में है, आप याद रखोगे इस बात को। नाइजीरिया के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे एक जो देश है, ये है नाइजीरिया। यहाँ पे एक देश क्या है? नाइजीरिया। तो नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है? अबूजा। यहाँ की राष्ट्रपति कौन है? बोला टिनुबू। बोला टिनुबू। और यहाँ की मुद्रा क्या है? नायरा। नाइजीरिया की मुद्रा जो करेंसी होता है उसको नायरा कहेंगे। क्या कहेंगे? नायरा कहेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा ये 10 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।